नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सेंट्रल ट्रेड यूनियन के संयुक्त मोर्चे ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 2 दिन के देशव्यापी बंद का आह्वान किया, जिसका असर देश भर में कई जगहों पर देखने को मिला है। भारत बंद का आह्वान केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ किया गया। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ यह भारत बंद बुलाया गया। भारत बंद को सफल बनाने के लिए देशव्यापी हड़ताल में हरियाणा भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए दिखाई दिया। इस हड़ताल में हरियाणा रोडवेज, बैंकिंग सेक्टर के कर्मचारी, बीमा और वित्तीय क्षेत्र के कर्मचारी भी हिस्सा ले रहे हैं। देश भर में ट्रेड यूनियनों की 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल जारी है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का असर हरियाणा में भी देखने को मिला। हरियाणा में भी ट्रेड यूनियन, किसान संगठन, बैंक यूनियनों सभी ने देशव्यापी हड़ताल का पुरजोर तरीके से समर्थन किया। सबसे पहले आपको हम प्रदेश के उन चुनिंदा 15 जिलों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां हड़ताल का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला, जहां सरकार की नीतियों के खिलाफ लोग इकट्ठा हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। हड़ताल करने वाले सभी संगठन, यूनियन अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर पूरे देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबकि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, किसान संगठनों और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मजदूर और किसान कई सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उचित कदम नहीं उठाए जाने के कारण इस बंद को बुलाया गया है। टीवी स्क्रीन पर दिखने वाली पहली तस्वीर चंडीगढ़ से है, जहां सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी देखने को मिली है। ऐसी ही तस्वीरें फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, जींद, चरखी दादरी, कैथल और रेवाड़ी से भी सामने आई है। यहाँ पर भी लोग अपनी अलग अलग मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भिवानी, अंबाला, यमुनानगर, इंद्री, हिसार, पलवल, लोहारू, नारनौल और गुरुग्राम से भी सामने आई है। भारत बंद का समर्थन किसानों ने भी किया है और बैंक कर्मियों ने भी किया है। देशव्यापी भारत बंद में सबसे ज्यादा भारत बंद का असर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों की आखिर मांग क्या है, चलिए आपको दिखाते हैं। हमारी ये 2 दिन की हड़ताल है, जो ये कि ऑल सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के आह्वान के ऊपर ये हड़ताल दी गई है 28 और 29 मार्च को। हमारी मुख्य मांगें जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई हैं वो ये है कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसको लागू किया जाए, जो न्यू पेंशन स्कीम है इसको बंद किया जाए। उसके बाद जो बैंकों के अंदर भर्ती है, स्टाफ की कमी है, रिक्रूटमेंट की जाए और जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनको रेगुलर किया जाए। उसके साथ साथ ही जो सरकारी जो बैंकों के अंदर आम कस्टमर्स के ऊपर जो तरह तरह के चार्जेस लगा करके उनके ऊपर बोझ डाला जा रहा है। ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है 2 दिन के 28 और 29 मार्च की। और जो है ये हम जो है हम रोडवेज के मांग मुद्दे हैं, पुरानी पेंशन का है, निजीकरण का है और जो है एमपीएस को खत्म करने का है और रोज बेड़े में जो है नई बसें शामिल करने का है। कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो पेंडिंग हमारी, फ्री का पे ग्रेड है, अलग का पे ग्रेड है, अनेक जो हमारी मांगे है वो सरकार ने पहले भी जो है टेबल पर मांगी गई थी, लेकिन आज तक लागू नहीं किया गया। कि साझा मोर्चा के बैनर तले हम अपनी मांगों को लेकर आज 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में हम चंडीगढ़ डिपो के सारे साथी हम अपनी मांगों के समर्थन मांगों को मनवाने के लिए हम विरोध कर रहे हैं। हमारे इस साझा मोर्चा के अंदर हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन, महासंघ, इंटर, मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन, ऑल हरियाणा रोड वर्कर यूनियन यानी 10 यूनियनें हमारे इस साझा संघर्ष के अंदर इस विरोध प्रदर्शन में शामिल है। 11 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर विधिवत रूप में जो 21 दिन पूर्व ज्ञापन दे करके डिप्टी कमिश्नर को, कमिश्नर्स को, कमिश्नरेट को, उसके बाद ये हड़ताल है और जनता को अवगत कराया था। हम जनता की मांग के लिए हड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश के अंदर बसें नहीं आ रही। जब से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर सत्तासीन हुई है हरियाणा प्रदेश में, तब से बसों की जो संख्या है घटती जा रही है। बस की जो आयु है वो 10 वर्ष है। तो जिस समय ये सत्ता में आई तो 4000 के करीब बसें थी, अब मात्र 2200 बसें रह गई हैं। बसें नहीं लेकर आई सरकार, और इसीलिए जनता को जो परेशानी होगी, ये आज 2 दिन का तो जनता को जरूर तकलीफ हो सकती है,
लेकिन आगामी ज़्यादा लंबे समय तक जनता की परेशानी को मिटाने के लिए हम बसों की मांग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गोवा के दूसरी बार निर्वाचित हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए वो शिरकत की, जहां उन्होंने प्रमोद सावंत को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम बंबोलिम के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित किया गया था। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आशा व्यक्त की है कि अपने दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री के रूप में प्रमोद सावंत और बेहतर काम करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई है। बैठक में ग्वाटेमाला, चिली, पेरू, कोस्टारिका, पनामा, डोमिनिक रिपब्लिक, जमैका, कोलंबिया, क्यूबा, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, गुयाना के प्रतिनिधि मौजूद रहे और पारस्परिक सांस्कृतिक संबंध समेत कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। डोमिनिक रिपब्लिक के राजदूत ने कहा है कि ये विजिट दोनों पक्षों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। वहीं जमैका के राजदूत ने कहा कि जिस तरह से हरियाणा भारत में खेलों का हब बना हुआ है, वैसे ही जमैका भी ओलंपिक में प्रदर्शन करता है। साथ ही पनामा के राजदूत ने कहा कि हरियाणा सरकार का धन्यवाद है कि उन्होंने मेले में आने का न्योता दिया और हरियाणा तेजी के साथ बढ़ता हुआ राज्य है, उनकी इसको और भी अधिक जानने की इच्छा हुई। अमेरिकन कंट्रीज के साथ आज हमारी एक राउंड टेबल एक मीटिंग हुई है और कुल मिलाकर के एक बिजनेस मीटिंग थी। भले ही कहने को B2B बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं, G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कहते हैं, लेकिन आज हमने इनको कहा H2H मीटिंग हम कर रहे हैं हार्ट टू हार्ट रिलेशंस बनाने के लिए, ताकि इन लोगों ने बहुत उस सारे विषय में अपने आप को पार्टिसिपेट किया और बायलैटरल रिलेशंस हमारे कैसे मजबूत बने इस पर खुल करके चर्चा हुई है। खास करके ये जो मेला है 8 मेला 35th, इसके अंदर भी पार्टिसिपेट इन लोगों ने किया है और इसको बहुत सराहना की गई है और आगे के लिए भी इसमें भरपूर सहयोग करने की बात इन्होंने कही है। तो इस प्रकार की मीटिंग्स का दोनों तरफ उन कंट्रीज को भी और हरियाणा को भी बहुत बड़ा लाभ होगा निश्चित रूप से। Very nice for me to be here. I'm very honorable by the invitation. Later on, I will get to know more about the whole structure of the Mela, and I will be very appreciated by the things I'm gonna see. So I will go and see, you know. Of course, there is a lot of bilateral relations that we can begin making, in agriculture, in technology, in pharma. There are a lot of opportunities in my countries that we are seeking collaboration. So I think the state of Haryana will be key in that. Yes, thank you very much. जी नमस्ते, मैं डोमिनिकन गणराज की राजदूत हूँ। मैं आज बहुत खुशी है क्योंकि पहली बार है कि मैं सूरजकुंड मेला देखूंगा और या बेतक हमारे संबंधों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है। We just met the Latin American and Caribbean countries with the Chief Minister of Haryana. We were very happy to receive his invitation to attend the Surajkund Mela, and we discussed about cooperation opportunities between the Latin American, Caribbean countries and हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दुबई में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स ग्रोथ समिट में दुनिया भर से आए हुए बिजनेस लीडर्स, बिजनेस टाइकून, शीर्ष निवेशकों और भागीदारों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न बिजनेस लीडर्स के साथ बातचीत की और चर्चा कर हरियाणा में अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए आमंत्रित भी किया। अनिल विज ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि भारत उद्योग और निवेश के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी प्रकार हरियाणा भी भारत के सबसे प्रगतिशील राज्यों में से एक है और भारत सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है, काम कर रही है। ग्रोथ समिट
organized under the guidance कृषि मंत्री जेपी दलाल चरखी दादरी पहुंचे। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिरकत की। जेपी दलाल का जिला उपायुक्त प्रदीप गोदारा ने स्वागत किया। आपको बता दें कि इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने चरखी दादरी में सीवर व्यवस्था को लेकर शहर का मुआयना किया और अधिकारियों को जल्द से जल्द सीवर व्यवस्था को ठीक करने के दिशा निर्देश भी जारी किए। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा सरकार का लक्ष्य है सभी लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। हमने अधिकारियों के एक अलग से मीटिंग ली। दादरी शहर के अंदर जो गंदे पानी की सीवर की समस्या है उसके लिए हमने चीफ इंजीनियर चंडीगढ़ से बुलाया, अधिकारी बुलाए, डीसी साहब के मौका का मुआयना किया और अधिकारियों से मिलके तुरंत इस चीज़ का कोई समाधान निकालने के लिए स्कीम बनाने के निर्देश दिए और अधिकारियों ने कहा है कि शॉर्ट टर्म का जो समाधान है वो हम 15 दिन के अंदर कर देंगे। एक बार जो गंदा नाला गंदा पानी निकल जाएगा और लॉन्ग टर्म की जो स्कीम बना रखी है उसके अंदर जो बोटल नेक थी, कहीं नहर की समस्या थी, कहीं रेलवे लाइन क्रॉसिंग की थी, कहीं नेशनल हाईवे की समस्या थी, उनका समाधान मैं अपने स्तर पर चंडीगढ़। फतेहाबाद के जिला पंचायत संसाधन केंद्र में लोक संपर्क एवं जन परिषद समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने की। बैठक में कुल 19 मामलों की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बिजली मंत्री ने 13 मामलों का निपटारा किया, जबकि 6 परिवाद को अगली बैठक के लिए रख लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली की कमी नहीं है, नागरिकों को आने वाले समय में भी बिजली की कमी नहीं होने दी जाएगी। जन परिवार समिति की बैठक हुई है और इस दौरान आपको बता दें कि बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला मौजूद रहे। उन्हीं की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। 19 मामलों की इस दौरान सुनवाई हुई। नांगल चौधरी के विधायक अभय यादव ने क्षेत्र में पानी की पूर्ति को लेकर मुसनौता की पहाड़ियों में बनने वाले डैम का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि इस डैम में बारिश के पानी का संग्रहण किया जाएगा। इस डैम की क्षमता 198 करोड़ रुपए माफ कीजिएगा 198 करोड़ लीटर होगी। विधायक ने कहा है कि तकरीबन 5 करोड़ की लागत से बनने वाला, जिससे इस इलाके के तकरीबन 10 से 15 गांवों को फायदा होगा और उनकी कोशिश है कि इस बारिश के सीजन से पहले इस डैम को तैयार किया जाए ताकि बारिश का पानी यहां इकट्ठा हो सके और लोगों को फायदा भी मिल पाए। 5 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत आएगी इसकी। और समय के बारे में वैसे तो आधिकारिक रिपोर्ट तो ये है कि 6 महीने का टाइम दिया है इन्होंने, लेकिन मेरा इनसे निवेदन है कि इसको बारिश से पहले अगली वर्षा आए उससे पहले वर्षा से पहले इसको पूरा करने के लिए कहा है। और ये इस इलाके का एक भविष्य का सपना है ये बांध। मुझे जो हमारे अधिकारियों ने जो बताया है वो ये है कि इसमें लगभग 1.5 किलोमीटर दूर तक पानी का कलेक्शन होगा और 5 स्क्वायर किलोमीटर के कैचमेंट एरिया का पानी लेगा। ये प्रोजेक्ट हमारा 6 महीने का इसका टारगेट टाइम रखा गया है, लेकिन हमने ठेकेदार के ऊपर उसे बैठा के मैंने और एक्शन साहब ने उसे निवेदन किया है और माननीय विधायक जी का भी ये प्रेशर था और ये रिक्वेस्ट भी थी कि भाई इस मानसून सीजन से पहले इसको बना दिया जाए। तो उन्होंने हमें श्योर किया है कि 3 महीने में इसको हम कंप्लीट करके दे देंगे जुलाई। लागत इसकी 5 करोड़ 11 लाख रुपए है और इसका 4.95 स्क्वायर किलोमीटर इसका जो है कैचमेंट। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए गठित राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक हुई, जिसमें चिन्हित 7 अल्पसंख्यक जिलों फतेहाबाद, नूंह, कैथल, कुरुक्षेत्र, सिरसा, पलवल और यमुनानगर के 15 खंडों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास आदि की 113 करोड़ रुपए की 53 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और इन परियोजनाओं को अंतिम मंजूरी के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं और कहा कि इस योजना का उद्देश्य
अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के समग्र विकास के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे का निर्माण करके सामाजिक आर्थिक असंतुलन को कम करना है और इसीलिए सभी परियोजनाओं का जल्द से जल्द कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव को अवगत कराया गया कि फतेहाबाद के 2 खंडों रतिया और जाखल में 6 परियोजनाओं पर करीब 10 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। टोक्यो ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाले प्रदेश के लाल और गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीरज चोपड़ा को पद्मश्री सम्मान दिया। पानीपत के गांव खंडरा के रहने वाले नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में एथलेटिक्स गेम जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीतकर देश का नाम रोशन किया। सुश्री फरीदाबाद के डबुआ थाना क्षेत्र में मां बेटे पर घर में घुसकर जानलेवा हमले को लेकर पुलिस ने 11 महीने बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की। 11 साल से इंसाफ का इंतजार कर रहे मां बेटे ने पुलिस कमिश्नर से जब मामले की गुहार लगाई तो कमिश्नर के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने महज 3 दिन में ही आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों को जिला सत्र न्यायालय में पेश किया, जहां से 2 महिलाओं को जमानत दे दी गई, जबकि एक आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन अभी भी पीड़ित को लगातार धमकियां मिल रही हैं। पीड़ित ने अब अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। जी मेरे साथ 1 साल पहले वारदात हुई थी 25/4/2021 को और मेरी मां के साथ में वारदात हुई थी और कुछ मेरे बहन और भांजे भी उनने मारे थे उसी लड़ाई में। तो वो काफ़ी दिन से मामला चल रहा था। जो पहले सोनपाल जी SHO साहब थे और क्या नाम है बलवान था उसमें आईओ, उन्होंने गंभीरता से मामला मेरा नहीं लिया। उनकी वजह से मेरा मामला ख़राब हुआ। मैं CP साहब के पास पेश हुआ बाद में, और जो हमारे पाठक साहब हैं SHO जो डबुआ थाने के आए थे, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया। उन्होंने झज्जर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने राज्य स्तरीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। नार्कोटिक शाखा ने 2 महिलाओं सहित गिरोह के 8 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आपको बता दें कि पुलिस ने तस्करों के कब्जे से 1 क्विंटल 5 किलो गांजा बरामद किया है। DSP अरविंद दहिया ने जानकारी देते हुए बताया है कि नार्कोटिक्स टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि नशे की बड़ी खेप झज्जर में लाई जा रही है, जिस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिस ने नाकेबंदी कर गिरोह के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया है। कल शाम को हमारा एंटी नार्कोटिक स्टाफ झज्जर को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि उड़ीसा से 2 गाड़ियों में नशीला पदार्थ लेके कुछ लोग KMP से होते हुए रोहतक जाएंगे। इस रिगार्डिंग उन्होंने बादली के पास KMP के ऊपर नाका लगाया। नाका लगाने के बाद उन्होंने 2 गाड़ियों को राउंड अप किया, एक स्कॉर्पियो और दूसरी I-20 गाड़ी थी। दोनों गाड़ियों की तलाशी लेने पे उनको टोटल 105 किलो 500 ग्राम जो गांजा पत्ती थी उसमें से। सोनीपत के सेक्टर 4 में हुई महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान महिला के पति और जेठानी के रूप में हुई है। गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ कि आरोपी पति के उसके भाभी के साथ अवैध संबंध थे, जिसकी वजह से दोनों ने मिलकर महिला को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस का कहना है कि मामले में अभी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी होना बाकी है। आपको बता दें कि सोनीपत के गांव लिवान के रहने वाले आरोपी जोनी ने अपनी पत्नी की हत्या कर शव को सोनीपत के सेक्टर 4 हॉकी ग्राउंड के पास फेंक दिया था। हत्या के असली कारणों का खुलासा उस वक्त हुआ जब महिला के शव पर धारदार हथियार के निशान पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में मीना और मंजू के हस्बैंड जोनी को गिरफ्तार कर लिया है और इन्होंने अफेयर के कारण ही इसकी मृत्यु करी है। मंजू की साथ इसके अवैध संबंध हैं।
जोनी के मीना के साथ, उसको हटाने के रास्ते से हटाने के लिए उसकी डेथ कर दी उन्होंने। रेवाड़ी की बात करेंगे, जहां दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार असंतुलित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। इस दर्दनाक हादसे में एक फौजी सहित 2 युवकों की मौत हो गई, साथ ही कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रेवाड़ी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर संतुलन खोने से किस तरीके से ये दर्दनाक और भीषण हादसा हो गया, उसकी तस्वीर आपके सामने। हादसे में 2 की मौत हो गई, जबकि बताया जा रहा है कि एक शख्स घायल हुआ है। हादसे की तस्वीरें देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना भयंकर, कितना भयावह यह हादसा रहा है। झज्जर में कार और ट्राले के बीच जोरदार टक्कर में 2 की मौत हो गई है, जबकि जोगिंदर नाम के व्यक्ति को गंभीर चोटें आई। आपको बता दें कि सड़क के बीचों बीच ट्राले चालक ने ट्राले को खड़ा कर दिया, जिससे सेंट्रो कार जाकर टकरा गई। 3 को घायल अवस्था में झज्जर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रणधीर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिसके बाद जोगेंद्र और उसकी पत्नी मूर्ति देवी को गंभीर अवस्था में पीजीआई रोहतक रेफर किया गया, जहां मूर्ति देवी की तो मौत हो गई। मामले की जांच के लिए अज्ञात ट्रॉला चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। करीब आज दिन समय 12 बजे कंट्रोल द्वारा दी गई सूचना प्राप्त हुई थी कि बेरी नहर पुल व तहसील बेरी के बीच में एक सेंट्रो कार व ट्राले का एक्सीडेंट हुआ है और कार में 3 व्यक्ति सवार थे, जिनको इलाज के लिए जीएच झज्जर राहगीरों द्वारा भेजा गया है। जो इसी समय फिर दोबारा सूचना प्राप्त हुई कि इस एक्सीडेंट में रणबीर सन्नो राय सिंह आरो ढाकला को काफी चोट लगी थी, जिसकी जीएच झज्जर दौरान इलाज। कुरुक्षेत्र के शाहबाद खंड में बीडीपीओ कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया गया। यहां ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों ने यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बीडीपीओ कार्यालय का घेराव किया। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि वेतन नहीं मिला तो बीडीपीओ कार्यालय का घेराव ऐसे ही करते रहेंगे। साथ ही कहा कि बीडीपीओ अधिकारी को कार्यालय से निकालने तक नहीं दिया जाएगा। यूनियन का आरोप है कि कार्यालय में काम के नाम पर रिश्वत की मांग होती है। और फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हर खबर।